नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड बेयर एड्स में। आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रिट्स के बारे में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की पावर्स को दर्शाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिट्स क्या होती हैं इन जनरल हम लोग डिस्कस करेंगे। रिट्स का मतलब क्या होता है, कितने टाइप की होती हैं, उसके अलावा इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। प्लस इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के हिसाब से क्या क्या इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं जो कॉन्सेप्ट हमको समझाने में हेल्प करेंगे किसके, इन रिट्स के। तो चलिए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन क्या होता है रिट्स का। पहले तो हम लोग ये देखते हैं रिट्स का मतलब क्या होता है। रिट्स का मतलब होता है जैसे कोई ऑर्डर होता है किसी कोर्ट का, तो रिट्स भी क्या है, ये ऑर्डर हैं। रिट को, ऑर्डर्स को अगर देखा जाए तो लैटिन में रिट्स बोला जाता है। तो ये जितने भी हम लोग रिट्स पढ़ते हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, ये सब लैटिन टर्म्स हैं। इन सब का मीनिंग तो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रिट्स को हम लोग इंग्लिश के अंतर्गत ऑर्डर बोलते हैं। तो कोर्ट ने जो दिया होता है ऑर्डर, जैसे कि हायर कोर्ट्स ने लोअर कोर्ट को कोई ऑर्डर दिया, कभी किसी केस में लोअर कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन से बाहर निकल के कोई काम कर दिया, तो हायर कोर्ट जो होती है वो कहती है अपना ऑर्डर क्वैश करो या अपने अपने जुरिडिक्शन में रह के काम करो। तो ये जो ऑर्डर होते हैं इन्हीं को रिट्स बोला जाता है। अब किसी को किसी ने इलीगली डिटेन कर दिया, तो कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई उस पर्सन को लेके कोर्ट के सामने आओ। तो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं यही रिट होता है। रिट का कोई और अलग से मतलब नहीं होता है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है। इसका जस्ट सिंपल इंग्लिश में मतलब होता है ऑर्डर। अब ये जो रिट होती है इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? और आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने सोल भी कहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। उसका रीज़न ये था कि आर्टिकल 32 में एक ऐसी पावर है जो इस पार्ट 3, जिसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट होगा तो वो उसको किस तरीके से बचाएगा, मतलब किस तरीके से कोर्ट से मांग करेगा। तो वो जो अपने अधिकारों को मांगने के लिए जो पावर आई है वो आर्टिकल 32 से आई है। जैसे आपके आर्टिकल 19 ए में स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हनन होता है अधिकार का, तो आप रिट फाइल कर सकते हो। रिट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट से कह सकते हो कि ये मेरा एक राइट था, फंडामेंटल राइट, जिसका हनन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट उसको वापस से आप में रीस्टोर करवाएगा। तो इसलिए ये आर्टिकल 32 इतना इम्पोर्टेंट है, और आर्टिकल 226 भी। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की पावर दी गई है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की पावर दे रखी है रिट फाइल करने की। अगर किसी को रिट फाइल करनी है और हाई कोर्ट में जाना है तो वो आर्टिकल 226 के माध्यम से जाएगा, और अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो वो जाएगा आर्टिकल 32 के माध्यम से। अब आर्टिकल 32 और 226 के बीच में एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, कि किसकी रिट की पावर का स्कोप ज़्यादा है। ये आपका मेंस का भी क्वेश्चन आता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्कोप एंड पावर ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड आर्टिकल 226 ऑफ हाई कोर्ट। तो उसके बीच में बेसिक सा एक डिफरेंस ये है कि आपको ये बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस रिस्पेक्ट में रिट इशू कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए। वहीं दूसरे हाथ पे आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जो है वो रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज अदर लीगल राइट्स। तो यहाँ पे देख के पता चलता है कि 32 के पास पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए पावर लग रही है, और 226 में फंडामेंटल राइट प्लस उसके अदर लीगल राइट्स के लिए भी पावर दी गई है। अब अदर लीगल राइट्स कौन से होते हैं? अदर लीगल राइट्स वो लीगल राइट्स होते हैं जैसे कि हमारे स्टैट्यूटरी राइट्स, जो कानून से बने हुए लॉज हैं, कानून किसी एक्ट के द्वारा कोई कानून बना है, उनके अंतर्गत जो राइट्स हैं। जैसे किसी की पेंशन नहीं आ रही है, तो ये सारे पेंशन पेंशन के लिए आदमी जा सकता है हाई कोर्ट के अंतर्गत कि उसकी पेंशन नहीं आ रही है। तो ये जो अदर लीगल राइट्स हैं ये सब भी कवर होते हैं कहाँ पे? आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो स्कोप किसका ज़्यादा बड़ा है? स्कोप ज़्यादा बड़ा है आर्टिकल 226 का। और अगर देखा जाए दूसरा डिफरेंस कि आर्टिकल 32 क्या है, ये खुद में फंडामेंटल राइट है भाई। पार्ट 3 जो है वो 12 से लेकर 35 तक है। अब 12 से लेकर 35 तक में आर्टिकल 32 भी आता है। तो आर्टिकल 32 खुद में एक फंडामेंटल राइट है, प्लस ये खुद ही एक पावर देता है जिससे अगर किसी के फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट हो तो वो आर्टिकल 32 के पास आके अपनी रिट फाइल करवा सकता है। ऑन अदर हैंड आर्टिकल 226 एक फंडामेंटल राइट नहीं है। हाई कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होती है इस रिस्पेक्ट में कि वो चाहे तो आपकी रिट एक्सेप्ट भी कर सकती है और आपकी रिट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है।
अब डिफरेंस अगर देखें हम लोग, तो डिफरेंस यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने बात करी, लिमिटेड कहाँ तक है, फंडामेंटल राइट्स तक लिमिटेड है। आर्टिकल 226 का स्कोप जो है वो वाइडर है, वो फंडामेंटल राइट्स एंड अदर लीगल राइट्स में भी इंक्लूड होता है। इसके अलावा नेचर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 32 जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, खुद में फंडामेंटल राइट है, और आर्टिकल 226 डिस्क्रिशनरी नेचर का होता है। अब कौन कौन से टाइप की रिट्स होती हैं ये हम लोग देखेंगे। पहली रिट है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्सोरारी और क्यो वारंट। तो ये 5 टाइप की रिट जो होती हैं ये हमको आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत मिली हुई हैं। अब ये इतने नाम आड़े टेढ़े नहीं है, ये सब लैटिन भाषा है। अब इनका हम लोग वन बाय वन डायसेक्शन करेंगे, देखेंगे क्या इनका क्या मतलब होता है, और इन जनरल इंग्लिश टर्म में इसको क्या क्या कहा जाता है, और ये किस तरीके से इनका सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से ये डे टू डे लाइफ के अंतर्गत हम हमारे यूज में आती हैं। चलिए तो फिर देखते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर किसी को पुलिस वाले ने किसी का इलीगल डिटेंशन कर लिया, अब इलीगल डिटेन कर लिया है तो आप उसकी जगह पे जा सकते हो। आपके कोई फ्रेंड को किसी पुलिस वाले ने इलीगली डिटेन किया, आपको पता चला, आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हो और वहाँ पे हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हो। उस रिट के चलते हुए हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डर करेगी कि उस जो व्यक्ति को इलीगल डिटेन किया गया है उसको किसी भी तरीके से कोर्ट के समक्ष इस तारीख को इतने बजे लेके आया जाए। तो अगर कोई इलीगल डिटेंशन करता है किसी इंसान का, तो उस रिस्पेक्ट में हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी जाती है। अब देखते हैं, लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी। इट इज एन ऑर्डर बाय अ कोर्ट टू प्रोड्यूस अ पर्सन हु हैज बीन डिटेन्ड। ये ऑर्डर होता है कोर्ट के द्वारा क्या करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ पर्सन हु हैज बीन, जिसको इलीगली डिटेन किया गया है। इसका पर्पस क्या है, टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन। इलीगल डिटेंशन से इंसान को बचाना इसका पर्पस होता है। ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल की लिबर्टी अगेंस्ट आर्बिट्रेरी डिटेंशन। आर्बिट्रेरी डिटेंशन के अगेंस्ट में ये इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब अगर मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हेबियस कॉर्पस का, तो आप पहले उसका मीनिंग बताओगे, उसका जो लिटरल सेंस है वो क्या कहता है, टू हैव द बॉडी। फाइल कौन कर सकता है हेबियस कॉर्पस की रिट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी कि अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया तो उसकी जगह पे आप, आपके फ्रेंड को अरेस्ट किया गया तो आप खुद जाके हेबियस कॉर्पस फाइल कर सकते हैं। तो या तो जिसको इलीगली डिटेन किया गया है वो जाए फाइल करने हेबियस कॉर्पस, या तो फिर, और वो खुद कैसे जाएगा, तो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, कोई भी पर्सन उसके बिहाफ पे जाके ये कर सकता है कि हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर दी गई। इशूएबल अगेंस्ट किसके, पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी ये फाइल की जाती है। सपोज एक और एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर में हो जाएगा। जैसे सपोज ए और बी जो हैं वो एडल्ट हैं, उन्होंने शादी करी। अब भाग के शादी करी थी, बाद में घर वाले बैठे, डिसाइड हुआ कि आप लोगों की प्रॉपर अरेंज मैरिज करवा दी जाएगी। जो लड़की वाले थे वो लड़की को ले गए और लड़के वाले को घर ले गए। अब शर्त के अनुसार कुछ टाइम बाद उन लोगों की अरेंज मैरिज करवानी थी, लेकिन हुआ क्या, लड़की वाले पलट गए और उन्होंने कहा कि अब ये शादी नहीं हो सकती। तो अब यहाँ पे लड़का क्या कर सकता है कि लड़का जाए हाई कोर्ट में और हैबियस कॉर्पस की रिट लगाए। लड़की को कोर्ट क्या कहेगी, फिर बुलाएगी, कोर्ट में बुलाया जाएगा, क्योंकि एक तरीके से लड़की को भले उसके घर वालों ने रोक रखा है, बट वो है तो एडल्ट और उसकी मैरिज हो चुकी है लीगली, तो इसको इलीगल डिटेंशन ही कंसिडर किया जाएगा। तो लड़की के घर वालों के अगेंस्ट में लड़का अगर चाहे तो हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पहले एग्जाम्पल में पब्लिक अथॉरिटी मतलब पुलिस, और दूसरे एग्जाम्पल में प्राइवेट पर्सन मतलब लड़की के घर वाले। इन दोनों ही केसेस के अंदर हैबियस कॉर्पस की रिट जो है वो फाइल करी जा सकती है। अब कब इशू नहीं की जाएगी, अगर डिटेंशन जो है वो बिल्कुल लॉफुल हो रहा है, लॉफुल तरीके से डिटेन किया गया है, तब भाई हैबियस कॉर्पस क्यों फाइल की जाएगी। अगर ऐसा कोई रूल है जो कोर्ट ने दिया है, किसके अगेंस्ट में है, कंटेम्प्ट हुआ है, तो कोर्ट ने उसके लिए डिटेंशन दिया है, या ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल जिसमें मतलब ये है कि अगर कोई लीगल प्रोसेस हो रहा है, लीगल प्रोसेस के अगेंस्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल नहीं करी जाएगी। फाइल किसके केस में की जाएगी, सिर्फ जब इलीगल डिटेंशन होगा। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इफ अ पर्सन इज किडनैप्ड एंड हेल्ड इलीगली बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी जा सकती है। आई होप आपको हैबियस कॉर्पस एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम लोग केस देखते हैं, सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का केस
बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने इस केस ने क्या किया था कि जो इलीगल डिटेंशन तक ही हेबियस कॉर्पस लिमिटेड था उसका आयाम बड़ा किया था। आप देखते हैं कि उसका स्कोप कैसे बड़ा हुआ इस केस के द्वारा। 1978 का ये केस है। सुनील बत्रा जो थे ये कन्विक्ट थे अंडर डेथ सेंटेंस, इनको डेथ सेंटेंस दिया गया था और ये जेल में कन्विक्ट थे। इन्होंने कंप्लेंट किया किसके अगेंस्ट में, कस्टोडियल टॉर्चर के और इनह्यूमन ट्रीटमेंट जो उनके खिलाफ हो रहा था जेल के अंतर्गत, उसके खिलाफ इन्होंने हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि habeas Supreme Court expanded the meaning of Article 32 to include the prisoner's right against torture। इसमें पहले इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट में भी था, प्लस अब इसमें यह हुआ कि प्रिजनर्स राइट अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन और टॉर्चर जो होता है उसके रिस्पेक्ट में भी हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल करी जा सकती है। सिग्निफिकेंस क्या हुआ भाई, इसका स्कोप बड़ा किया, स्ट्रेंथन द प्रोटेक्शन एंड राइट्स यूजिंग हैबियस कॉर्पस। दूसरा केस शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अब इस केस में क्या हुआ, एक जर्नलिस्ट थी शीला बरसे, उन्होंने रिपोर्ट किया जो टॉर्चर होता था वुमेन प्रिजनर्स का इन पुलिस लॉकअप की बात हो रही है, जेल की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ने डायरेक्ट किया नेसेसरी सेफ गार्ड देने चाहिए वुमेन प्रिजनर्स को, और एज सुन एज उनका अरेस्ट होता है उनको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना चाहिए। ये नहीं कि कुछ टाइम तक आप होल्ड कर लें, 24 घंटे होने वाले हैं, पता चला 1 बजे अरेस्ट किया तो अगले दिन आप 12 बजे लेके जा रहे हो। भाई 1 बजे अरेस्ट किया, 2 बजे तक पेशी करा दो फीमेल प्रिजनर्स की। तो ये कहा गया शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। ये केस कब आया था, 1983 का केस था ये। उसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं मैंडमस की रिट। मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। वी कमांड मतलब कि हम लोग कमांड कर रहे हैं। अब हम लोग कमांड किसको करेंगे, अपने से सीनियर को तो कर नहीं सकता कोई कमांड, तो कमांड जो करी जाती है वो अपने से जूनियर को करी जाती है। तो कोर्ट जो है वो कमांड इशू करेगा, कोई भी पब्लिक अथॉरिटी हो उससे नीचे की जो अथॉरिटी होगी उसको। तो a command issued by a higher court are to direct a public official or a body to perform public or statutory duty that has not been performed। अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस रेफरेंस में जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है कि भाई तुमको इस काम के लिए यहाँ रखा गया है तो आप अपना काम करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लाइसेंस बनवाना है, आप लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास जाते हो और कहते हो मेरा लाइसेंस बनवाओ, आरटीओ वाले कहते हैं कि नहीं हम लाइसेंस नहीं बनवाएंगे। उनका काम ही है आपका लाइसेंस बनवाना और वो लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, रेट फाइल कर सकते हो। या अदर आप किसी ऐसी अथॉरिटी के पास जाते हो वो अपना काम करने से मना कर रहा है, ऑफिशियल ड्यूटी है उसकी, परमानेंट ड्यूटी है कि उसको ये काम करना है बट नहीं कर रहा है, तो आप रेट कौन सी फाइल कर सकते हो, मैंडमस की फाइल कर सकते हो। अब किस किस के अगेंस्ट इशू की जाती है, पब्लिक ऑफिशियल हो गए, पब्लिक बॉडीज हो गई, कॉरपोरेशन हो गए, इंफीरियर कोर्ट्स हो गए, ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट हो गई। कब इशू नहीं किया जाएगा, अब किसी के पास केवल डिस्क्रिशनरी पावर है कि ये काम उसके विल के ऊपर है वो करे ना करे, इस केस में आप उसके ऊपर मैंडेमस फाइल नहीं कर सकते। प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में फाइल नहीं किया जा सकता है। अब आपको किसी कोई लैंड परचेज करना है, कुछ करना है, किसी कोई नहीं कर रहा है, अब आपको ये नहीं है कि कोर्ट के पास जाओ, कहो मैंडेमस लगाओ, उसको कहो कि ये परचेज करना है हमें, बेचो ही बेचो। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में या कोई प्राइवेट कंपनी चल रही है उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो या फिर कोई डिपार्टमेंट ने अपने रूल्स निकाले हुए हैं जो कि स्टैट्यूटरी फोर्स नहीं है उनके अंतर्गत, तो मैंडेमस फाइल नहीं होगी। ड्यूटी जैसा मैंने बताया डिस्क्रिशनरी नेचर की है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में, गवर्नर के और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के अगेंस्ट में फाइल नहीं होता मैंडेमस। इफ अ क्वालिफाइड सिटीजन इज डिनाइड ऑफ अ, जो मैंने अभी ड्राइविंग लाइसेंस की बात करी, अगर कोई सिटीजन है जो कि क्वालिफाइड भी है उसको डिनाई कर रही है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, तो मैंडेमस जो है वो इशू करी जा सकती है। अब मैंडेमस आपको समझ में आया होगा, इससे रिलेटेड हम लोग केस लॉज देखते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज्यादा क्लियर होगी मैंडेमस को लेके। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस ए लक्ष्मी कुट्टी। ए लक्ष्मी कुट्टी के केस में क्या कहा गया था कि एक कोई पब्लिक अथॉरिटी है अगर वो रिफ्यूज करती है परफॉर्म करने से क्या, इट्स स्टैट्यूटरी ड्यूटी कॉजिंग इनजस्टिस टू द पेटिशनर। एक पब्लिक अथॉरिटी थी उसने रिफ्यूज किया अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी निभाने से और जिससे कि पेटिशनर को इनजस्टिस हुआ। तो अब इस केस में क्या हो सकता है, कोर्ट हेल्ड दैट मैंडेमस कुड बी इशूड टू कंपेल पब्लिक अथॉरिटीज टू डिस्चार्ज देयर लीगल ड्यूटीज। अब कोर्ट ने क्या कहा कि मैंडेमस को इशू किया जा सकता है अपनी लीगल ड्यूटीज डिस्चार्ज करवाने के लिए, उस पब्लिक अथॉरिटी को कंपेल किया जा सकता है।
इसके अलावा अब हम लोग पढ़ते हैं प्रोहिबिशन के रेट। प्रोहिबिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन और सरसरारी, इन दोनों के बीच में हमेशा कंफ्यूजन चलता ही रहता है, बट आपको ये लेक्चर देखने के बाद दोनों को डिटेल में केवल पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा। ये नोट्स देखने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसमें ऐसा कोई बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट नहीं है। बस यही है कि आप पढ़ किस सोर्स से रहे हो, पढ़ाने वाला कैसा है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसी है। अगर वही नहीं है किसी के पास तो वो तो किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाएगी। लेकिन बहुत कट टू कट डिफरेंस है दोनों के बीच में, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोहिबिशन क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, मतलब किसी चीज़ से रोकना। ये डायरेक्शन जो है इशू किया जाता है हायर कोर्ट के द्वारा लोअर कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन। अब यहाँ पे देखिए तीन चार चीजें हैं। एक तो ये क्या है, डायरेक्शन है, कौन इशू कर रहा है, हायर कोर्ट। किसको कर रही है, लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल को, क्या करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कि वो एक्सीड ना कर दे अपना जुरिडिक्शन। तो कोई भी हायर कोर्ट किसी भी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को अपना जुरिडिक्शन एक्सीड करने से रोकती है, रोकने के लिए जो डायरेक्शन लागू करती है उसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई कहाँ गया, ये रहा, कोई ए कोर्ट है, ये एक बी है, इसका एरिया जुरिडिक्शन ये है, ए का एरिया ये है। अब क्या हो रहा है कि ये कोर्ट जो है ये इस एरिया के ऊपर कोई चीज जो है वो डिसाइड कर रही है, लेकिन इस कोर्ट का जुरिडिक्शन तो इस एरिया पे आ नहीं रहा है। तो हायर कोर्ट क्या कहेंगी, इसको रोक देंगी, कहेंगी भाई अपना जुरिडिक्शन एरिया में काम करो, इस एरिया का जो डिसीजन है वो कौन करेगा, बी कोर्ट डिसाइड करेगी। या फिर अब जैसे कोई कोर्ट है, उसके पास कोई सिविल सूट जो है वो सुनने की पावर है कहाँ तक की, 10 लाख की, और उसने कोई केस सुनना स्टार्ट कर दिया कहाँ का, 50 लाख तक के अमाउंट का केस सुनना डिसाइड कर दिया। तो अब जो है वो हायर कोर्ट के पास व्यक्ति जा सकता है, अपोजिट पार्टी ही जाएगा ऑब्वियसली। अपोजिट पार्टी जाके कह सकता है कि सर ये जो लोअर कोर्ट है ये जो केस सुन रही है ये अपने पावर से एक्सीड करते हुए सुन रही है, इसलिए इस केस को यहीं पर रोका जाए और सही कोर्ट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाए। तो हायर कोर्ट जो है वो डायरेक्शन इशू कर देगी। पर्पस क्या है इसका, प्रिवेंट करना एक्टिविटी टू स्टॉप अ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडी फ्रॉम एक्सीडिंग और कंटिन्यूइंग विद देयर इलीगल। ये एक प्रिवेंटिव टाइप का प्रोहिबिशन जो है ये प्रिवेंटिव नेचर का होता है। मतलब कि जैसे हम लोग सुनते हैं ना, प्रिवेंटिव प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो ये वही है, ये वो प्रिवेंशन है कि कोर्ट अपना काम कर दे, पूरी प्रोसीडिंग हो जाए, उसके बाद ऑर्डर आए तब फिर कोई जाए हायर कोर्ट को बताए कि भाई इन्होंने अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके काम कर दिया और ये ऑर्डर दे दिया, अब इस ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, इसको खारिज किया जाए और फिर से दोबारा ये काम सुना जाए। तो ये सब क्योस ना डेवलप हो, तो आदमी को अगर पहले ही पता चल जाता है तो वो कोर्ट के हायर कोर्ट के पास जाके ऑर्डर कर दे। तो ये एज अ प्रिवेंशन काम करता है। कौन सी रेट है, ये प्रोहिबिशन की रेट है। किसके अगेंस्ट इशू की जाती है, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज। क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में ही कौन सी रेट, प्रोहिबिशन की रेट इशू करी जाती है। किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जाएगी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, लेजिस्लेटिव बॉडी हो, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो, या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल प्राइवेट बॉडीज हो, उनके अगेंस्ट में प्रोहिबिशन की रेट इशू नहीं की जाती। टाइमिंग जो कि मैंने आप लोगों को बताया, बिफोर द डिसीजन इज मेड, ये एक प्रिवेंटिव रेमेडी है। यही डिफरेंस है इसका क्यूरेटिव उससे, ससुरारी और उनके बीच में यही डिफरेंस है। कभी आगे चल के हम लोग देखेंगे, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई भी कंज्यूमर फोरम की कोर्ट है, अगर वो क्रिमिनल कोर्ट की तरह प्रोसीजर करने लगी तो ये क्या होगा, हायर कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगी प्रोहिबिशन का कि भाई आपका काम सिविल में कंज्यूमर फोरम के अगेंस्ट में है, आप क्रिमिनल केस डिसाइड नहीं कर सकते, अपने पावर के अगेंस्ट जाके काम कर रहे हो। पहले इस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है वो है ईस्ट इंडिया कमर्शियल कंपनी वर्सेस कलेक्टर ऑफ कस्टम। अब कुछ कलेक्टर्स थे, उन लोगों ने 1962 के अंदर क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज जो थी उनको जब्त किया, कन्फिस्केट किया। अब कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट कंफर्म दैट द हाई कोर्ट्स कुड इशू प्रोहिबिशन व्हेन अथॉरिटीज एक्सीड देयर जुरिडिक्शन। जब अथॉरिटीज अपना जुरिडिक्शन एक्सीड करती हैं तब हाई कोर्ट जो है वो प्रोहिबिशन की रिट भी लागू कर सकती हैं। तो इस केस में हाई कोर्ट ने बोला था कि ये जो काम हुआ है ये अपने पावर के बियॉन्ड जाके हुआ है। सिग्निफिकेंस क्या था इसका, अफर्म द प्रिवेंटिव जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स टू मेंटेन अथॉरिटी बाउंड्रीज। हर अथॉरिटी की कितनी बाउंड्रीज होंगी, ये भी एक नेचर है किसका बताने का, कोर्ट का नेचर। कोर्ट का नेचर है कि भाई आप डीएम हैं, आपकी इतनी अथॉरिटी है, इसके बाद आप करोगे तो ये एक्सीड हो जाएगा। और इसी तरीके से एक्स वाई जेड अथॉरिटीज की क्या क्या लिमिट्स हैं।
अब हम लोग देखते हैं सरसुरारी को। सरसुरारी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड, कोई भी चीज़ जो है वो सर्टिफाइड करना। टू या सर्टिफाइड मतलब टू बी इन्फॉर्म, किसी को जाके कुछ बताना। किसी को जाके तो यहाँ ये नहीं चल रहा है हंसी मजाक कि आपने अपने फ्रेंड को कुछ बताया जाके, यहाँ बात ऑब्वियसली कोर्ट की चल रही है, तो आप कोर्ट को जाके बताओगे कि एक्स कोर्ट ने अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके केस फाइल कर दिया, उसमें केस डिसाइड कर दिया, अब ये जो है ये वैलिड नहीं है, दोबारा से केस सुनिए और जो डिसीजन था इसको क्वैश कीजिए। तो किसके द्वारा इशू करी जाएगी? हाई कोर्ट के द्वारा इशू करी जाएगी ये ट्रांसफर, कोई भी पेंडिंग केस को या तो ट्रांसफर कराने के लिए या फिर क्वैश कराने के लिए उसका ऑर्डर, जो कि लोअर कोर्ट का ऑर्डर होगा। अब पर्पस क्या है इसका? टू करेक्ट द एरर ऑफ जुरिडिक्शन, एरर्स ऑफ लॉ, वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। पता चला नेचुरल जस्टिस का वायलेशन कर दिया कोर्ट ने केस डिसाइड करते हुए, एक ही पार्टी को सुना, दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं, या जुरिडिक्शन का एरर हो गया, अपने एरिया से बाहर निकल गया, कोई लॉ ऐसा था कि उसके फेस से पता चल रहा था कि ये गलत लॉ बना हुआ है, वही नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, लेकिन उसी लॉ को लेते हुए कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। तो ऐसा सब जब इशू आता है, इन सबको करेक्ट करने के लिए सर्सुरारी रिट का यूज किया जाता है। किसके अगेंस्ट इशू होती है? जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में इशू होगी, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के अगेंस्ट में इशू की जा सकती है। किसके अगेंस्ट इशू नहीं होगी? तो लेजिस्लेटिव बॉडीज, प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट बॉडीज। प्राइवेट बॉडीज के अगेंस्ट में तो ये सब नहीं इशू होती। हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था हैवियस कॉर्पस की रेट, वही केवल थी जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में अप्लाई करी जाती है। अब इसका टाइमिंग देखिए, इसकी टाइमिंग और प्रोहिबिशन की टाइमिंग मैच कराइए। आफ्टर द डिसीजन इज मेड, डिसीजन हो गया उसके बाद, वहां क्या था प्रोहिबिशन में? बिफोर द डिसीजन इज मेड। ये क्यूरेटिव नेचर की रिट है और वो है प्रिवेंटिव नेचर की। वही सेम डिफरेंस है, आप लोग एक बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। फैक्ट तो देखते हैं हम लोग किस केस के, हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इशाक के। 1955 का ये केस है। इसके फैक्ट्स ये थे कि कंसर्न द वैलिडिटी ऑफ इलेक्शन पिटीशन अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत इलेक्शन की जो वैलिडिटी थी उसको कंसर्न, उसके रेस्पेक्ट में ये केस था कि वो वैलिड भी हैं जो इलेक्शन पिटीशंस आई हैं, उसके रेफरेंस में ये केस किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सर्सुरारी कैन बी इशूड टू करेक्ट एरर्स ऑफ लॉ ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। जो एरर है लॉ में और उसके ऑन फेस देख के पता चल रहा है कि ये गलती है, तो सरसरारी की रिट से आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ये सिग्निफिकेंस था इस हरि विष्णु कामत वर्सेस अहमद इशाक के केस का, जो कि 1955 में आया था। अब लास्ट रिट है हमारी क्यो वारंटो की। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। अब ये एक्चुअली रिट जो होती है ये ऐसी रिट है कि आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक ऑफिसर से जाके पूछ सकते हैं कि भाई आपकी वैलिड डिग्री है, आप डीएम बन के बैठे हो तो क्या आर यू क्वालिफाइड, क्या आपने वो यूपीएससी का पेपर दिया है, आपने प्री मेंस इंटरव्यू निकाला है, लबासना में ट्रेनिंग करी है, आर यू कंपेटेबल फॉर दिस पोस्ट। आपको अगर कोई मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखनी है तो मतलब ग्रेजुएट हो डीएम बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। आप कुछ भी डिसाइड कर रहे हो तो क्या आप वैलिड हो, आप उस कुर्सी पे बैठने के हकदार हो कि नहीं हो। ये रेट इसलिए होती है कि कोई भी कल को कोई भी एक्स वाई जेड पर्सन जो है वो जाके किसी भी पब्लिक अथॉरिटी ऑफिस में बैठ जाए और कुछ भी डिसाइड कर दे, कोई भी लॉ बना दे, तो ऐसा ना हो। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई भी इलीगली ऑक्यूपाइड ना कर ले कोई भी पब्लिक ऑफिस, इसके प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी रिट है? क्यो वारंटो की रिट है। इसका मतलब होता है मीनिंग इट क्वेश्चंस द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सन ऑक्यूपाइंग अ पब्लिक ऑफिस। वही फॉर एग्जांपल डीएम की हम लोगों ने बात करी, पर्पस क्या है? प्रिवेंट करना इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ अ सब्सटैंशियल पब्लिक ऑफिस। इसके फीचर्स क्या है? कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन जो है उसमें ये नहीं कि केवल एग्री, जिसको किसी डिसीजन से दिक्कत हुई है या जो जानना चाह रहा है, उसके अलावा भी जो उससे रिलेटेड इंटरेस्टेड पर्सन हैं वो भी इसको फाइल कर सकते हैं। पब्लिक ऑफिस मस्ट बी सब्सटैंशियल, परमानेंट एंड क्रिएटेड बाय स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो स्टैट्यूटरी बॉडी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए जाते हैं। क्या क्या? या तो कोई स्टैट्यूट बनाएगा या कोई कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा पब्लिक ऑफिस बन रहा होगा, या फिर परमानेंट, परमानेंट तो होगा ही, सब्सटैंशियल नेचर में होगा। तो ये सारे नेचर होते हैं, फीचर्स होते हैं जिन केसेस में क्यू वारंटो को अप्लाई कर सकते हैं। कब कब अप्लाई नहीं होता? कोई भी प्राइवेट ऑफिस के रिस्पेक्ट में अप्लाई नहीं होगा, मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं उनके रेफरेंस में हम लोग क्यू वारंटो की रेट अप्लाई नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा? इफ एन इनएलिजिबल पर्सन इज अपॉइंटेड एज एन यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। अब जैसे कुछ टाइम पहले शायद दिल्ली के अंदर ही एक केस हुआ था कि किसी एक व्यक्ति विशेष को एचओडी बना दिया गया था फॉरेन लैंग्वेजेस का।
और उसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ था कि बच्चों ने उससे वीडियो वायरल हुआ था, उसमें बच्चे उससे यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई तुम फॉरेन लैंग्वेजेस में एचओडी तो बन गए हो, बट तुम्हारे पास इसकी डिग्री भी नहीं है, तो भाई किस अथॉरिटी से तुम इस एचओडी के पद को ग्रहण किए हो, वो भी फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर। तो इन्हीं सब केसेस के अंतर्गत हम लोग क्यू वारंटो की रिट फाइल कर सकते हैं। अब इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर वर्सेस सी डी गोविंद राव का केस हुआ था। इसमें सी डी गोविंद राव ने चैलेंज किया था एलिजिबिलिटी ऑफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ प्रोफेसर एट मैसूर यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर जो थे एक मैसूर यूनिवर्सिटी के, उनकी एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया था किसने? सी डी गोविंद राव ने। कोर्ट ने कहा था कि क्यो वारंटो जो है वो इशू करी जा सकती है अगेंस्ट अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेज। दोनों को सम अप करें अगर, आर्टिकल 32 और 226 को हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा। पहले तो रिट का मतलब क्या होता है, फिर रिट को कैसे इवॉल्व किया, ये एक लैटिन टर्म होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, दोनों के रेफरेंस में आर्टिकल 32 पार्ट 3 के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट है 226 जो है हमारा हाई कोर्ट के लिए है, डिस्क्रिशनरी नेचर का है। उसके अलावा आर्टिकल 32 केवल फंडामेंटल राइट डील करता है। 226 जो है उसका स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि फंडामेंटल राइट प्लस लीगल राइट को भी डील करता है। तो अगर सम अप करें इसका तो क्या होता है कि आर्टिकल 32 एंड 226 प्रोवाइड रॉबस्ट मैकेनिज्म फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल राइट। इंडिविजुअल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत बेहतरीन मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। आर्टिकल 32 डायरेक्टली एम्पावर सिटीजन टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। अगर किसी के व्यक्ति का फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो डायरेक्टली आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 226 में फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों में से किसी का भी वायलेशन होता है तो वो हाई कोर्ट आ सकता है। अब हम लोग देखते हैं इस पूरा जो हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या क्या हमारे पास पीवाईक्यूज आए हैं। कुछ 4-5 पीवाईक्यूज हम लोग देखेंगे, ये देखने के लिए क्या जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम लोग अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज करेक्टली मैच। अब इसमें बताना है कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्टली मैच है। तो आर्टिकल ए बता रहा है 31 ए एक्यूजिशन ऑफ एक्सेसेस, आर्टिकल 31 बी एक्सरसाइज ऑफ पुलिस पावर, आर्टिकल 32 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आर्टिकल 48 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए। अब इसमें से सही ऑप्शन क्या है? ये इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आर्टिकल 31 ए जो है ये सही लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट है। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बी सी डी में क्या क्या है, कि बी 31 बी में क्या दे रखा है। 32 के लिए तो हम लोग पूरा लेक्चर ही ये किया है, और 148 में क्या है। तो आपकी भी थोड़ा इंडेक्स देखने की आदत हमेशा बनी रहनी चाहिए। जुडिशरी में हमेशा इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे, तो आपको एटलीस्ट जो आप पढ़ रहे हो उसका इंडेक्स तो याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज द रेट ऑफ मैंडमस इशूड। मैंडमस का मतलब था वी कमांड, हम लोगों ने पढ़ा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी, टू क्वैश क्वासी पॉलिटिकल प्रोसीडिंग। क्वासी पॉलिटिकल प्रोसीडिंग को क्वैश करने के लिए इलीगल अपॉइंटमेंट इन पब्लिक ऑफिसेज। इलीगल अपॉइंटमेंट से रिलेटेड किस अथॉरिटी से बैठे हो, ये हम लोगों ने अभी पीछे वाली रिट में पढ़ा था। टू प्रोहिबिट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, किसी को प्रोहिबिट करना पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से। तो यहाँ पे हमको सीधे सीधे ऑप्शन ये दिख रहा है, टू डायरेक्ट अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स पब्लिक ड्यूटी। मैंडेमस का मतलब ये होता है कि पब्लिक अथॉरिटी को बताना कि भाई अपना काम करो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट ऑफ क्यू वारंटो इज रिलेटेड टू, सॉरी राइट नहीं है, ये है रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो किससे रिलेटेड होती है? बाय व्हाट अथॉरिटी। तो अब देखते हैं यहाँ पे इलीगल डिटेंशन, ये तो हैबियस कॉर्पस हो गया। वर्ण ऑफ जुरिडिक्शन एज कोर्ट, इलीगल होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस, यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट में बी इशूड इन केस ऑफ पब्लिक सर्वेंट अल्ट्रावेयर्स द अथॉरिटी। कोई पब्लिक सर्वेंट है वो अपनी अथॉरिटी से अगेंस्ट जाके कुछ काम कर रहा है, तो कौन सी रिट फॉलो होगी? हेबियस कॉर्पस हम लोगों ने देखा क्या होता है, सर्शरारी हम लोगों ने देखा क्या होता है, मैंडमस देखा, क्यू वारंटो देखा। जो सूटेबल आ रहा है ऑप्शन हमारे लिए वो आ रहा है क्यू वारंटो। आर wrongful assumption of a person office can be sorry a wrongful assumption of a public office can be corrected by a writ of। कोई इंसान किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा है, ये रॉन्गफुल assumption है,
इसको करेक्ट किससे किया जा सकता है? बाय रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्यू वारंटो की रिट ही एप्लीकेबल होती है अगर कोई इलीगल तरीके से या रॉन्गफुल तरीके से कोई पब्लिक ऑफिस में जाके बैठता है। तो देखिए डायरेक्ट डायरेक्ट जो रिट्स हैं या तो उनका आर्टिकल पूछ लेगा या उनके मीनिंग क्या है, बहुत ज्यादा अंदर डीपली जाके नहीं पूछेगा कि कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो आपको बना के दे दिया। डीजीएस में ऐसे सवाल आते हैं बस, उसके अलावा ऐसे सवाल आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। सीधे क्या मीनिंग है, कहाँ दिया हुआ है, इतना आपको पता होना चाहिए, इतना ही आपको पढ़ना है, पीएचडी नहीं करनी है। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे। आई होप कोई डाउट नहीं होगा। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो जानने वाले हैं, अगर आपके लिए ये बेनिफिट रहा लेक्चर तो इसको फर्दर आप शेयर भी कीजिए। चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।